Good morning. Today is 28th of June 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में हुई मुलाकात को लेकर है। ये आर्टिकल एनालाइज कर रहा है क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के। आज हिंदू में ही नहीं विभिन्न न्यूज़पेपर्स में इस तरह के आर्टिकल्स प्रकाशित हुए हैं, तो कंबाइन करके हम ये आर्टिकल विस्तार से डिस्कस करेंगे। नीचे जो आर्टिकल है फिलीपींस को लेके है। फिलीपींस की एक सिटी में आईएसआईएस ने कब्जा कर लिया था, तो लगातार एफर्ट्स जारी हैं फिलीपींस मिलिट्री की तरफ से उस सिटी को छुड़वाया जाए आईएसआईएस के कब्जे से। तो इस आर्टिकल को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बीच में जो आर्टिकल है ये पाकिस्तान में जो वुमेन की कंडीशन है, महिलाओं की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वुमेन की कंडीशन में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि पूरा आर्टिकल पाकिस्तान में वुमेन की कंडीशन को लेकर है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे हम अपने ऐसे यानी निबंध के अंदर में यूज कर सकते हैं या जीएस आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स इस आर्टिकल के हम डिस्कस करेंगे। नीचे का आर्टिकल इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लेकर है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे आईबीसी की सक्सेस डिपेंड करती है, तो इस इशू को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज वेडनेसडे है, बुधवार है, तो एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है सीताराम येचुरी का। पूरे के पूरे आर्टिकल में पॉलिटिक्स से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल साइड में जो है सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी आज पूरी तरह से ऑयल पे डिपेंड करती है, लेकिन वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं काफ़ी तरह के रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। कौन से रिफॉर्म्स वो ला सकते हैं और किस प्रकार से ला सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स इस आर्टिकल के भी इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मोदी और ट्रंप के बीच में हुई मुलाकात को लेकर। मुलाकात से पहले काफ़ी तरह के कंसर्न्स जताए जा रहे थे कि किस प्रकार से मुलाकात के बाद में जो भारत और यूएस की जो रिलेशनशिप है पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, वो इस मुलाकात के बाद में क्या शेप लेगी। लेकिन जिस प्रकार से मुलाकात संपन्न हुई उन सभी इश्यूज़ पर, उन सभी संदेहों पर विराम लग गया है। काफ़ी अच्छी ये मुलाकात रही और भारत के पक्ष में काफ़ी सारे इश्यूज उठाए गए, जैसे अमेरिका और भारत ने जॉइंट स्टेटमेंट में मिलकर पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान अपनी धरती पर पनप रहे आतंकवाद की दुकान को बंद करे। इवन चाइना को भी यह कहा गया कि जो इनका वन बेल्ट वन रोड का जो कंसेप्ट है वो दूसरे देशों के जो सॉवरेनिटी इश्यूज हैं उनको वायलेट नहीं कर सकते, तो यह भी कहा गया चाइना को। इसके अलावा काफ़ी सारे जो दूसरे इश्यूज हैं उनको भी जगह दी गई, जैसे मुलाकात से पहले पाकिस्तान में रह रहे एक आतंकवादी को इंटरनेशनल टेररिस्ट का दर्जा दिया गया। क्योंकि देखिए ये संदेह इसलिए थे, सारे डाउट्स थे वो इसलिए थे ट्रंप को नेचर को लेके थे कि कैसे ट्रंप की जो मुलाकात है यूरोप के कंट्री के जो प्रीमियर्स हैं उनके साथ में कैसे हुई। बाद में ट्रंप ने अपना जो स्टैंड है उनके खिलाफ में बदला नहीं, यू टर्न नहीं लिया, लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे चाइना और वेस्ट एशिया के बारे में ट्रंप ने काफ़ी सारी बातें कही थी, लेकिन एकदम से यू टर्न लिया और अपने स्टैंड को चाइना के खिलाफ में और वेस्ट एशिया के खिलाफ में चेंज कर लिया। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पे भारत चाहता था कि जिनको जगह मिलनी चाहिए थी जॉइंट स्टेटमेंट में, लेकिन उन मुद्दों को जॉइंट स्टेटमेंट में जगह नहीं मिल पाई, जैसे H1B वीज़ा। काफ़ी कंसर्निंग इशू है। भारत का सर्विस सेक्टर की ग्रोथ जो है काफ़ी कुछ प्रभावित होती है H1B वीज़ा पे जो रिस्ट्रेंट्स लगाए हैं यूएस ने उसकी वजह से। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, ट्रंप ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज से। कहीं ना कहीं भारत के जो एफर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए वो प्रभावित होंगे, क्योंकि जो फंडिंग है वो पूरी तरह से नहीं होगी। इसके अलावा दूसरे जो इश्यूज हैं जो भारत नहीं चाहता था जिनको जगह मिले जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर में, लेकिन उनको भी जॉइंट स्टेटमेंट में अंदर में जगह दी गई है। काफ़ी बार अमेरिका आरोप लगाता है भारत पे कि यहाँ पे आईपीआर राइट्स का उल्लंघन होता है। तो प्रोटेक्टिंग इनोवेशन, इंक्रीजिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड, बैलेंसिंग ट्रेड डेफिसिट एंड इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस, ये इन सारे इश्यूज को भी जॉइंट स्टेटमेंट में जगह दी गई, जो कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। जैसे कि अमेरिका बार बार कहता है इस बात को कि इंडिया जो है अपनी मार्केट को बंद करके रखता है अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसलिए यहाँ पे जगह दी गई कि इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस और ट्रेड डेफिसिट। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है वो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है इंडिया की तरफ से, यानी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं यूएस को लेकिन इंपोर्ट कम करते हैं। इसलिए जॉइंट स्टेटमेंट में ये बात कही गई कि बैलेंसिंग ट्रेड डेफिसिट। और नॉर्थ कोरिया, वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान को भी जगह मिली जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर में। तो यह चीज़ क्या बताती है? यह चीज़ दर्शाती है कि कहीं ना कहीं अब भारत आमतौर पे बड़े जो मुद्दों पर अपना स्टैंड नहीं लेता था, धीरे धीरे अमेरिका के इंटरेस्ट और भारत के जो इंटरेस्ट हैं कन्वर्ज कर रहे हैं वर्ल्ड के बड़े इश्यूज़ को लेके भी। और कुछ और जो दूसरे इश्यूज़ हैं जहाँ पे भारत को सपोर्ट मिला, जैसे कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो या फिर यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर रिफॉर्म्स हो, यहाँ पे भी यूएस ने भारत का साथ देने का वादा किया। और भारत जो मोदी और जो ट्रंप की पर्सनल केमिस्ट्री को भी देखने को मिली, और मोदी ने इनवाइट किया जो मिस्टर ट्रंप की जो डॉटर हैं उनकी बेटी इवांका ट्रंप को, वो एक
एंटरप्रेन्योरशिप समिट को लेकर भारत में आने वाली है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वे फॉरवर्ड में हम यही कह सकते हैं कि काफ़ी संदेह व्यक्त किए जा रहे थे, लेकिन अब भारत और यूएस की जो रिलेशनशिप है वो पिछले 10 सालों में इतनी बढ़ गई है कि एक मुलाकात जो है वो पूरे भारत और यूएस के रिलेशंस को प्रभावित नहीं कर सकती। ये पहली मुलाकात थी मोदी और ट्रंप के बीच में। अब कुछ काफ़ी सारे जो इश्यूज छूट गए हैं जिन पे हमने चर्चा करी, जैसे क्लाइमेट चेंज या फिर H1 वीज़ा। अब दूसरी जो विजिट्स होंगी, दूसरी जो मुलाकातें होंगी आने वाले दिनों में, उन इश्यूज को भी उठाया जा सकता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं काफ़ी सब्सटेंशियल ये मुलाकात रही। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, यूपीएससी देखिए पर्टिकुलर एक विजिट पे, एक मुलाकात पे क्वेश्चन नहीं पूछती इस तरह से कि हाँ भाई क्वेश्चन बताओ कि ऐसे ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई और बताओ कि क्या इसके रिजल्ट निकले। नहीं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन तो देशों के बीच में आते हैं, इंस्टीट्यूशंस के बीच में आते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स पे क्वेश्चन नहीं बनते। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ आ सकता है कि जैसे भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और यूएस ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड है, और आज़ादी के बाद से कई सालों तक हिकअप्स रहे रिलेशनशिप के बीच में, क्योंकि देखिए आज़ादी के बाद हमारे रिलेशन यूएस के साथ में कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे। भारत पे आरोप लगता था, या तो उन पे आरोप लगता था भारत पे कि वो नैम में है, नॉन अलाइन मूवमेंट में है, या फिर कई बार ऐसा आरोप लगता था कि नाम का नैम में है। वैसे यूएसएसआर के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, लेकिन यूएसएसआर और यूएसए के बीच में तो आपको पता है कोल्ड वॉर चल रहा था, तो यूएसए के साथ में हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। पिछले 10 सालों में ही ज़्यादा अच्छे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब चाइना बहुत तेजी से ग्रो करने लगा तो यूएस को लगा कि चाइना को कंटेन किया जा सकता है भारत की सहायता से, इसलिए जो यूएस है वो काफ़ी नज़दीक आ गया भारत के। तो अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से उठता है कि हमने काफ़ी प्रोग्रेस देखी है पिछले एक दशक में, तो क्या हम इस स्थिति में हैं आज हम कह सकते हैं कि भारत और यूएसए जो हैं वो नेचुरल एलाइज हैं? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जो जितने भी पार्ट्स हैं सबका आंसर दीजिएगा, ऐसे नहीं कि लास्ट का कैन वी से दैट इंडिया एंड द यूएसए आर नेचुरल एलाइज। पहली जो स्टेटमेंट है वो आपको बताना है कि किस प्रकार से डेमोक्रेटिक कंट्री हैं हम दोनों, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं और राइट्स को तवज्जो दी गई है। फिर बाद में ये बताना है कि क्यों हिकअप्स थे, आज़ादी के बाद में क्यों रिलेशंस खराब थे, यूएसएसआर का कंसेप्ट आपको बताना है। अब बाद में ये भी बताना है कि पिछले 10 सालों में किस प्रकार से रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं। उसमें काफ़ी सारे आप एग्जांपल्स दोगे, जैसे न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ या फिर डिफेंस एग्रीमेंट्स, अभी हाल फिलहाल के लिमोआ हाई प्रोफाइल विजिट्स हुई, उन सब चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा जगह देना है एक एक पैराग्राफ में। फिर जो लास्ट का पार्ट है इसको आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है। आपके पास में ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हो, कम पॉइंट्स हैं, कंसेप्चुअल एनालिटिकल स्किल आपकी दूसरी तरह की है तो आप पैराग्राफ फॉर्म में भी उस चीज़ को जगह दे सकते हो। पेपर 2 में बड़ा क्वेश्चन ब्रॉड लेवल पे आ सकता है इस तरह का। अगला आर्टिकल है फिलीपींस से रिलेटेड। फिलीपींस की एक सिटी है मारावी जो कि साउथ ऑफ फिलीपींस में है। ये देखिए, ये जो आइलैंड है मिंडानाओ, इस आर्टिकल में जो सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा आइलैंड है फिलीपींस के अंदर में, तो यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है मारवई। यहाँ पे आईएसआईएस ने कब्जा कर लिया है। एफर्ट्स जारी हैं इस सिटी को छुड़वाने के लिए आतंकवादियों से। अभी तक 300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 2 लाख लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़ चुके हैं और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गए हैं फिलीपींस के अंदर में। ये पूरा सिटी अब एक प्रकार से अर्बन बैटलफील्ड बनता जा रहा है और 60 दिनों तक फिलीपींस के राष्ट्रपति डुटेर्टे ने इस पूरे आइलैंड पे मार्शल लॉ लगा दिया है। कहीं ना कहीं कुछ लोग जिम्मेदार ठहराते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप को भी आईएसआईएस के राइज के लिए यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ऐसा कहा जा रहा था कि आईएसआईएस का उदय हो रहा है, इमरजेंस हो रहा है, फिर भी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ध्यान नहीं दिया और कहीं ना कहीं एकदम से एक सिटी पर कब्जा कर लिया। इतनी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो गंभीर हो गई। तो बाद में एक सीज फायर भी ऑफर किया था आईएसआईएस के आतंकवादियों ने, जिसको रिजेक्ट कर दिया था। और अब हम देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किस प्रकार से पैदा हो गए हैं। अब काफ़ी कुछ एरियाज ऐसे हैं ना सिर्फ इस सिटी के, उसके बाहर पे भी जिस पे आईएसआईएस का कब्जा है। काफ़ी सारे ब्रिजेस हैं जिस पे चेक पॉइंट्स लगा के रखे हैं आतंकवादियों ने। अपने जो स्नाइपर्स हैं, जो शूटर्स हैं, साफ शूटर्स, वो तैनात करके रखे हैं और काफ़ी सारे सिविलियंस भी रहते हैं उस एरिया में। तो एक प्रकार से लार्ज स्केल और वाइड स्प्रेड ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जो सिविलियंस हैं वो अभी भी वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी जान खतरे में आ जाएगी। और आईएसआईएस के जिहादिस्ट जो आतंकवादी हैं उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस रिलीज़ करी हैं पिछले कुछ दिनों में साउथ ईस्ट एशिया को लेके। उन वीडियोस में बताया गया है कि सिंगापुर पे वो अटैक करेंगे, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी अटैक हो सकता है। सिंगापुर की बात की जाए तो देखिए 2 आतंकवादी अटैक्स को ऑलरेडी फॉल किया गया था। मलेशिया में तो अटैक हो भी गया था
जिसकी जिम्मेदारी ISIS ने ली थी। और इंडोनेशिया तो आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स यहाँ पे निवास करते हैं, तो कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन का खतरा बहुत ज़्यादा है इंडोनेशिया के अंदर में। तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में चुनौती बहुत गंभीर है। कैसे निपटते हैं साउथ ईस्ट एशिया की ये देश, वो एक देखने लायक होगा, क्योंकि इस लेवल पे आके बिल्कुल भी आप लैक्सिटी नहीं अपना सकते। अब बात करते हैं मिस्टर डुटरेटे की, जो ये कहते हैं कि देखिए इनकी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो तो ये है कि इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, चाहे वो नेगोशिएशन से या फिर सीधा खत्म करके ISIS को, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं वो दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे हैं और लोगों की जो जान है वो खतरे में पड़ गई है। और उसके बाद में US के साथ में फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अपने रिलेशंस को खत्म करने की बात कही थी, और जो पहले मिलिट्री अलायंस था, मिलिट्री बेस था US का फिलीपींस के अंदर में, उसे भी समाप्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब इस सिचुएशन में US ने अपने मिलिट्री एडवाइजर्स को भेजा है फिलीपींस के अंदर में, ताकि वो फिलीपींस की सहायता कर सके ISIS जैसे आतंकवादी संगठन से लड़ने में। अब कई बार ये बात उठती है कि ISIS फिलीपींस में कैसे आ गया, क्योंकि वेस्ट एशिया में था आमतौर पे। देखिए आतंकवाद जो था वो पहले भी था फिलीपींस के अंदर में, लेकिन ISIS के इमरजेंस के बाद में जो आतंकवादी संगठन थे वहाँ पे फिलीपींस के अंदर में, उन्होंने अपने आप को एफिलिएट कर दिया, एफिलिएशन ले लिया ISIS से, तो बाद में वो बन गया ISIS से। पहले आतंकवादी संगठन थे, उनके कुछ और नाम थे। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी संघर्ष चला आ रहा है फिलीपींस के अंदर में। ये उसी का नतीजा है कि पहले जो आतंकवादी संगठन थे उन्होंने अपना नाम बदल के अब ISIS रख लिया। आगे चलते हैं हम। पाकिस्तान के अंदर में जो वुमेंस की कंडीशन है काफ़ी ख़राब है, उसको लेकर ये आर्टिकल है। पाकिस्तान पर्टिकुलरली एक ऐसा देश है जहाँ पे मिसोगिनिस्ट कंट्री, यानी स्त्री जात से नफरत करने वाला देश है। मिसोगिनिस्ट कंट्री का मतलब यही होता है। और उसके बाद में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वुमेंस के साथ में। मध्यकालीन समय के लिए का जो आइडिया है ऑनर, उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी भेदभाव किया जाता है। वुमेंस की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल किया जाता है। वुमेंस की चॉइसेस को मैरिज के संदर्भ में उन चॉइसेस को कंट्रोल किया जाता है। ट्राइबल्स टाइम के कस्टम्स और जैसे पब्लिक असेंबली में वुमेंस को शामिल नहीं किया जाता। कई बार फतवा जारी किया जाता है और यह बताया जाता है बार बार कि वुमेन किस प्रकार से बिहेव करेंगी, किस प्रकार से उनका टेम्परामेंट रहेगा पब्लिक में। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं वो भी नहीं दिए गए हैं जो बाकी दूसरे देशों में मिलते हैं। तो इस तरह के जो एपिसोड्स हैं वो काफ़ी फ्रिक्वेंट है पाकिस्तान के अंदर में। ये उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान की जो जगह है, रैंक है, जेंडर गैप इंडेक्स में काफ़ी पीछे है। सिर्फ एक कंट्री यमन जो है वो पाकिस्तान से पीछे है, नहीं तो पाकिस्तान की जो रैंक है जेंडर गैप इंडेक्स में काफ़ी पीछे है। और सोशल और कल्चरल नॉर्म्स के नाम पे ये सारा भेदभाव होता है। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन है उसको भी जिम्मेदार ठहराते हैं इस वुमेन बैकवर्डनेस को लेके। और ये सऊदीजाइजेशन ऑफ पाकिस्तान हो रहा है, यानी पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया में कन्वर्ट हो रहा है। सऊदी अरेबिया में जो वुमेंस की कंडीशन है वो पाकिस्तान से भी ख़राब है, और अब पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया को अपना रहा है, वहाँ के नॉर्म्स और कल्चर को अपना रहा है कई क्षेत्रों में। इसीलिए पाकिस्तान में वुमेंस की कंडीशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है और तालिबानाइज्ड बनता जा रहा है पाकिस्तान। तालिबान में जिस प्रकार की कंडीशंस होती है वुमेन की, वैसी ही कंडीशंस होती जा रही है पाकिस्तान में भी। और इतने ज़्यादा देखिए पैट्रियार्की के बावजूद, इंस्टीट्यूशंस के बावजूद जो वुमेन्स के साथ में भेदभाव करते हैं। अब काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वुमेन कल्चर और रिलीजन की प्रैक्टिसेस से जो भेदभाव उत्पन्न होता है उसको धरता बताते हुए उनकी काफ़ी अच्छी मोबिलिटी देखने को मिल रही है। पब्लिक स्फीयर में वो आगे आ रही हैं जो काफ़ी काबिले तारीफ है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी मोबिलिटी देखने को मिल रही है। जो गर्ल्स चाइल्ड्स हैं उनकी इनरोलमेंट रेशो काफ़ी अच्छी हैं बॉय चाइल्ड से पाकिस्तान के अंदर में। और 25,000 वुमेन है जो इलेक्ट हुई थी पाकिस्तान की 3rd टियर में, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है। ये भी 3rd टियर में जो पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का वो कहीं ना कहीं वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। वे फॉरवर्ड में वही चीज़ आती है कि काफ़ी कठिनाइयों के बावजूद में आज वुमेन्स अपने जो स्पेस जिसमें उनको बांध के रखा गया था उससे बाहर निकल रही हैं और पब्लिक स्पेस को फेमिनाइज कर रही हैं सेकुलर वेज में, जो कि अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ है। यही दिया गया है वे फॉरवर्ड में। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं कई जगह पे। ऐसे एज सच क्वेश्चन नहीं आएगा कि पाकिस्तान में कंडीशंस कैसी है वुमेन की, डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन नहीं आते किसी दूसरे देश से रिलेटेड। अगला जो आर्टिकल है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लेके है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का निर्माण सरकार ने क्यों किया था ये हमने डिस्कस किया था, फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, जो कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स बैंक से लोन ले लेते हैं लेकिन अपना लोन नहीं चुकाते, तो बैंक्स अपना लोन कैसे वापस निकाले उन इंडिविजुअल्स या कंपनीज से।
पहले उनके लिए उन डिफाल्टर्स से निपटने के लिए काफ़ी तरह के अलग अलग कानून थे, हाई कोर्ट्स में अलग कानून, अलग अलग एक्ट थे, तो बच जाते थे वो डिफाल्टर्स, काफ़ी लंबा समय लग जाता था। तो सरकार ने इस सिचुएशन को भांपते हुए एक कोड बना दिया जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ताकि डिफाल्टर से रिलेटेड जो मामले हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाया जा सके और बैंक्स को अपना लोन वापस मिल सके। और पिछले कुछ समय से ऐसे डिसीजन लिए गए हैं सरकार के द्वारा, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 8 लाख करोड़ के आसपास है, उसको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए और भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए। कौन से ऐसे डिसीजंस हैं? जैसे 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, आरबीआई ने बैंक्स को कहा कि आप जल्द से जल्द उन 12 कंपनीज पे जिनके पास में 25% से ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उनसे अपना पैसा वापस निकलवाइए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की सहायता लेके। समझ गए? और दूसरा, एक सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास करके आरबीआई को काफ़ी सारे पावर्स दिए ताकि वो जल्द से जल्द नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को सुलझाए। सेबी जो है उन्होंने भी छूट दी है कंपनीज को जो कि एक्वायर करना चाहती हैं, जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर में जो प्लान है उसके अंदर में एक्वायर करना चाहती हैं, उनको ओपन ऑफर ऑब्लिगेशंस का पालन नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद में इश्यू ये है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसकी समस्या को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं हेयर कट से गुजरना होगा। हेयर कट क्या है? ये हेयर कट ये चीज़ है कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी लोन लेने के लिए बैंक के पास में कोई चीज़ मान लीजिए गिरवी रखता है, कोई भी चीज़ मान लीजिए, कोई बिल्डिंग अपनी गिरवी रखता है, कोई कुछ और चीज़ भी गिरवी रख सकता है। अगर कल को वो इंडिविजुअल या कंपनी जो है वो डिफाल्टर साबित हो सकती है, बैंकरप्ट हो सकती है, इंसॉल्वेंसी से जा सकती है, यानी उनके पास में पैसा नहीं है बैंक का लोन वापस चुकाने के लिए, तो बैंक क्या करेंगे? अपना पैसा निकलवाने के लिए उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। जो भी चीज़ जो मॉर्गेज जो है वो जो चीज़ उसको बेच के अपना लोन वापस ला सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार ऐसा होता है जो चीज़ गिरवी रखी हुई है उसको बेच के भी सारा पैसा नहीं निकलवाया जा सकता उन इंडिविजुअल से, उन कंपनी से जो डिफाल्टर हो गई हैं। तो बैंक्स ये करता है, बैंक्स कहता है कि जितना पैसा निकलवा सकते हैं उतना निकलवा लेते हैं। मान लीजिए 1000 करोड़ दिए और जो चीज़ गिरवी रखी हुई है उसको बेच के सिर्फ 400 करोड़ है वही आ रहा है, तो बैंक्स कहते हैं ठीक है, कम से कम 400 करोड़ तो आए, बचे हुए 600% का क्या करते हैं? हेयर कट कर देते हैं। हेयर कट का मतलब ये नहीं है कि वो बाकी बचे हुए जो पैसे हैं वो माफ़ कर दिए, इसका मतलब ये कि बाकी बचे हुए पैसे को एक बार राइट ऑफ कर दिया, यानी बैलेंस शीट से एक बार हटा दिया, ताकि जो बैंक्स की रेटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा खराब ना हो और कम से कम जितने पैसे आ रहे हैं उसको तो उसके जो जितने पैसे आ रहे हैं उसका तो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिनको जरूरत है अभी, ताकि जो देश की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो ना रुके। ये मतलब है हेयर कट का। लेकिन इस चीज़ में एक समस्या है। क्या समस्या है? अब देखिए, मान लीजिए जो बैंक्स के हेड्स हैं, बैंक के हेड मान लीजिए अगर हेयर कट से गुजरते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है जितने देने आपको दे दो, तो कल को सरकार उन बैंक्स के हेड को कहेगी, उनके चीफ्स को कहेगी कि आपने क्यों किया, आपने तो नुकसान करवा दिया। इसलिए जो बैंक्स के चेयरमैन हैं उनको डर लगता है कहीं ना कहीं अगर हम हेयर कट करेंगे तो सरकार कल को कहीं ना कहीं हमें दोषी ठहरा सकती है, हम पे कार्रवाई कर सकती है। तो इसलिए यह आर्टिकल कहता है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने की आवश्यकता है। बैंक्स के जो चेयरमैन हैं उनको, उनका ट्रस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर में। अगर वास्तव में वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को सरकार सुलझवाना चाहती है तो बैंक के चेयरमैन को काफ़ी ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, ताकि वो जो भी कदम जरूरी है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को सुलझाने के लिए वो कदम उठा सकें। यहाँ पे देखिए, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है और कॉमर्शियल फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी देने की आवश्यकता है बैंक्स के चेयरमैन को। उसके अलावा देखिए, जो प्रमोटर्स होते हैं उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अब अनअकैडमी है, अनअकैडमी के फाउंडर मेंबर्स हैं। कल को अगर अनअकैडमी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है तो जो ये 4 मेंबर्स हैं जो अनअकैडमी के अभी हैं, ये तो रहेंगे प्रमोटर्स, और बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी कहीं ना कहीं अनअकैडमी के अंदर में हिस्सेदारी हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, जिनके शुरू में सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, वो प्रमोटर होते हैं। ये बिल्कुल लेमैन के टर्म्स में डेफिनेशन है। तो प्रमोटर्स का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है। वो नहीं चाहते कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी जो लोन लिया था उसको वापस करें, इसलिए वो मैनिपुलेट करते हैं इस पूरी प्रोसेस को। एक और जो समस्या है वो ये है कि आरबीआई नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम को तो एड्रेस करती है, लेकिन प्रमोटर्स और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको रेगुलेट नहीं करती, उनको रेगुलेट करता है सेबी। तो ये जो चीज़ है वो प्रमोटर्स जानते हैं, इसलिए वो पूरे जो प्रोसेस है उसको मैनिपुलेट कर पाते हैं। तो सरकार को इस तरफ भी कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर्स जो हैं उनको इस पूरी प्रोसेस का पता होता है, तो इसलिए गलत फ़ायदा वो इस चीज़ का उठाते हैं। और उसके बाद में बात यह कि देखिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो तो तैयार कर दिया गया है। अब इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी आता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी आते हैं।
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देखिए दो तरह के हैं। एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स तो वो लोग हैं जो रेजुलेशन की कोशिश करेंगे बैंक्स के बीच में और कंपनी के बीच में। रेजुलेशन की कोशिश जो आखिर तक होती है, बैंक आखिर तक चाहते हैं कि कंपनी की जो ओनरशिप है वो ना लें, क्योंकि कंपनी में काफ़ी तरह के जो एम्प्लॉइज हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो आखिर तक वो यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से उनको अपना लोन वापस मिल जाए। लेकिन अगर फिर भी उनको लोन वापस नहीं मिल पाता है तो बाद में फिर दूसरी क्लास ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, ये जो स्पेशल क्लास ऑफ प्रोफेशनल्स, ये वो क्लास होती है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी चालू हालत में है, कोई भी कंपनी, मान लीजिए एबीसी ने काफ़ी सारे लोन लिया बैंक से, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई से, लेकिन जो अब ये अपना लोन वापस नहीं कर रहे हैं और ना ही इनकी ऐसी सिचुएशन है, तो बैंक्स क्या करेंगे, अपना लोन वापस निकलवाने के लिए जो कंपनी अभी चालू हालत में है उसकी ओनरशिप ले लेंगे। लेकिन अब बैंक्स के पास में इतनी एक्सपर्टीज तो है नहीं कि अब ओनरशिप ले तो ली, लेकिन उसको चलाएगा कौन? बैंक वाले चलाएंगे तो वो कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो उसको चलाने के लिए एक स्पेशल क्लास ऑफ प्रोफेशनल्स होती है, यानी बैंक से कुछ ऐसे बंदों को अपॉइंट करता है उस कंपनी को चलाने के लिए जो उस कंपनी को अच्छे से चला सकते हैं, जिनके पास में एक्सपर्टीज होती है। समझ गए? पहली जो क्लास थी प्रोफेशनल्स की, वो तो समझौता करवा रही थी, मीडिएशन का काम कर रही थी बैंक्स के बीच में और उस इंडिविजुअल या कंपनी के बीच में जो अपना लोन वापस नहीं कर रहा है। और दूसरी क्लास ऑफ प्रोफेशनल्स वो क्लास है जो कंपनी की ओनरशिप को अपने हाथ में ले लेती है और कंपनी को अपने हिसाब से चलाती है। और भी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उनके पास में पहले जो उनका पास्ट डेटा है काफ़ी बहुत अच्छा नहीं रहा है उनका ट्रैक रिकॉर्ड, और जिस प्रकार से काफ़ी सारे केसेस इकट्ठे हो गए थे पास्ट में, अब ये भी देखना होगा कि जो टाइम फ्रेम दिया गया है नई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अनुसार, क्या वास्तव में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उस कोड को फॉलो करती है या नहीं करती है। और रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इनको भी देखिए हायर करना, बैंक्स को इनको ढूंढ के लाना एक आसान चीज़ नहीं है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को ना सिर्फ सबसे अच्छे और क्वालिफाइड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को ढूंढना पड़ेगा जो कि मीडिएशन करवा सकें, जो कि रन कर सकें किसी कंपनी की ओनरशिप में अपनी हिस्सेदारी और उस कंपनी को अच्छे से गवर्न कर सकें, बल्कि क्वालिफाई होने के साथ साथ में वो फेयर भी होने चाहिए और इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं बाद में जो प्रमोटर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं वो मैनिपुलेट कर लें इस पूरी प्रोसेस को और प्रोफेशनल्स के थ्रू अपनी जो दखलंदाजी है बाद में भी जारी रखें कंपनी की ओनरशिप के अंदर में और कंपनी की गवर्नेंस के अंदर में। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ना सिर्फ एफिशिएंट होने चाहिए बल्कि फेयर और इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में ये चीज़ आती है कि देखिए काफ़ी सारे रेगुलेटरी चेंजेस लाए गए हैं और काफ़ी महीने से काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी एक राइट डायरेक्शन में काफ़ी सारे कदम उठाए गए हैं। लेकिन बैंक्रप्सी जो लॉ है उसकी जो सक्सेस है इस बात पर डिपेंड करती है कि किस प्रकार से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो शेप लेगा आने वाले दिनों के अंदर में। काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस से आईबीसी की सक्सेस डिपेंड करेगी, जैसे बैंकर्स किस प्रकार से डिसीजन लेंगे, प्रमोटर्स किस प्रकार से डिसीजन लेंगे, गवर्नमेंट, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ऑडिटर्स, वकील, वैल्यूअर्स, लिक्विडेटर्स, ये सब कैसे बिहेव करते हैं आने वाले कुछ केसेस में, उसी पे डिपेंड करेगा कैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो गवर्नमेंट ने नया लाया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को सुलझाने के लिए, क्या वास्तव में वो एनपीएस की समस्या को सुलझाएगा या नहीं सुलझाएगा। तो इस पर किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है? इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है एक अच्छा कदम है अच्छी डायरेक्शन में नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को सुलझाने के लिए, लेकिन जो इसकी सक्सेस है वो काफ़ी सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। आपको इस स्टेटमेंट को इलाबोरेट करना है, तो इलाबोरेट करना है तो काफ़ी सारी चीज़ें आप बताओगे। शुरू में ये बताओगे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है क्या, किन परिस्थितियों में आया था, ऑब्जेक्टिव क्या है। बाद में आप बताओगे पूरी प्रोसेस है क्या, कुछ पॉइंट्स बता के, इस कोड के कुछ पॉइंट्स बता के बाद में बताओगे कि कैसे ये पूरा शेप लेता है और ये सारे फैक्टर्स कैसे डिपेंड करते हैं। jैसे जो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर करना चुनौती है, प्रमोटर्स मैनिपुलेट करते हैं वो चुनौती है, उन सारी चीज़ों को आप डिस्क्राइब करोगे इसके अंदर में, क्योंकि इलाबोरेशन है। पेपर 3 के अंदर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला आर्टिकल सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में सऊदी अरेबिया के 31 साल के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनको नया क्राउन प्रिंस घोषित किया गया है और इन्होंने काफ़ी सारे रेडिकल रिफॉर्म्स लाने की बात कही है सऊदी अरेबिया के अंदर में, क्योंकि आज सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है पूरी तरह से ऑयल पे डिपेंड करती है और यहाँ के जो क्राउन प्रिंस है इनका कहना है कि वो गवर्नमेंट के रोल को पीछे करेंगे और साइज के हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ है वो दिखाने के लिए लगती है, क्यों, वो अब इस स्लाइड में हम जानेंगे। ये कहता है कि आज देखिए 80-90% जो है रेवेन्यू ऑयल से ही हासिल होता है, लेकिन जो ऑयल के दाम है वो लगातार गिर रहे हैं, इसलिए इस चीज़ ने सऊदी अरेबिया को फोर्स कर दिया है कि वो किसी तरह की दूसरी चीज़ में भी अपना एक प्रकार से फ़ायदा देखे और वहाँ पे अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें।
तो एक तो ये चीज़ जिस पे बार बार सवाल उठ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया में जो फॉरेन के जो रेजिडेंट्स हैं उन पे टैक्स लगाया जाए। आधी से ज़्यादा जो कंट्री में जो इकोनॉमी है वो टोटल वर्कफोर्स की, यानी सऊदी अरेबिया के अंदर में आधी से ज़्यादा जो वर्कफोर्स है आज फॉरेन रेजिडेंट्स हैं, तो उन पर टैक्स लगाने की बात हो रही है। 70% जो सऊदी नेशनल्स हैं आज वो अनप्रोडक्टिव पब्लिक सेक्टर में लगे हुए हैं, और 9 में से 10 जो फॉरेन वर्कर्स हैं वो प्रोडक्टिव प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो विदेशी यानी फॉरेन जो रेजिडेंट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं जो कि काफ़ी प्रोडक्टिव है, और जो सऊदी नेशनल्स हैं वो अनप्रोडक्टिव ऑयल सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दा उछल रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर में कि अभी फॉरेन रेजिडेंट्स पे टैक्स लगाया जाए, जो कि भारत के हितों के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, क्योंकि भारत का काफ़ी डायस्पोरा भी आज सऊदी अरेबिया में रहता है। विजन 2030 में कुछ ऐसे साइंस देखने को मिले हैं जैसे अब, लेकिन कुछ देखिए अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 ट्रिलियन जो डॉलर्स है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगी सऊदी अरेबिया की तरफ से, काफ़ी वेलफेयर स्पेंडिंग होगी लोगों के लिए, और 2030 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है 40% टोटल नेशनल स्पेंडिंग में कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन फिर भी जो सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है वो डाइवर्सिफाई करनी चाहती है अपनी इकोनॉमी को उस जगह पे जहाँ पे इनका कंपैरेटिव एडवांटेज है। लेकिन अब मुद्दा ये उठता है कि आज तो मान लीजिए ऑयल के जो दाम है जो नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन अगर कल को मान लीजिए ऑयल के प्राइसेस फिर से उठ जाते हैं तो क्या सऊदी अरेबिया किसी दूसरे रास्ते को अपनाएगी? क्योंकि बाद में तो देखिए हमेशा से ऐसा ही रहा है कि जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, खास करके सऊदी अरेबिया, उनका जो एडवांटेज रहा है वो ऑयल सेक्टर में ही रहा है। तो आज जिस प्रकार की बात कर रहा है सऊदी अरेबिया की कंपैरेटिव एडवांटेज की तरफ अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जाए, लेकिन जो मेन कंपैरेटिव एडवांटेज है वो तो है ही ऑयल की तरफ में, और ऑयल के क्षेत्र में तो उतार चढ़ाव आता रहता है, आज कम है कल ज़्यादा है। लार्जर जो एजेंडा इनका ये है कि 2030 तक 4,50,000 जॉब्स पैदा की जाएं सऊदी अरेबिया के नेशनल्स के लिए, और लेबर जो कोटा है वो इंक्रीज किया जाए, यानी प्राइवेट कंपनीज को फोर्स किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी नेशनल्स को हायर करें, तो जो कि एक अच्छी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो सऊदी अरेबिया वो है जो प्रोटेक्शनिस्ट और कंपेलिंग जो पॉलिसीज है वो अपना रहा है। प्राइवेट सेक्टर्स में इस प्रकार की दखलंदाजी सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। अच्छी बात तो ये होती कि सऊदी अरेबिया जो मार्केट बैरियर्स है उनको हटा देता और एक रिलायबल इंस्टीट्यूशन का निर्माण करता, फिर मार्केट अपने हिसाब से शेप लेती और सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है वो अपने आप से आगे बढ़ती। वे फॉर्ड में भी यही बात है कि जो कोटास को सेट करने वाली जो नीति है सऊदी अरेबिया की किसी के इंटरेस्ट में भी नहीं है। आज ऑयल प्राइसेस कम है तो इस बात से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रिसोर्स रिच इकोनॉमीज होती हैं वहाँ पे बूम और बस्ट के जो साइकिल है वो चलते रहते हैं। तो आवश्यकता यही है कि सऊदी अरेबिया एक फ्री लेबर मार्केट का निर्माण करे जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी फ्री हो। इससे जो सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है वो अपने आप डाइवर्सिफाई होगी, क्योंकि अब देखिए ये तो रूल है, जो ओपन मार्केट है उसका रूल ही ये होता है कि जहां डिमांड होती है उसी में जो इकोनॉमी है वो काम करती है। आज मान लीजिए ऑयल के प्राइसेस कम हैं तो यहाँ पे जो ये सेक्टर है वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरे सेक्टर्स हैं वो अपने आप ग्रो करेंगे। तो जो ओपन मार्केट है, जो ओपन मार्केट का जो कंसेप्ट है वो तो होता भी यही है कि एक सेक्टर अगर अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा हो तो दूसरा सेक्टर उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है। तो ये आज की पूरी डिस्कशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।